इस तरह के घातक हमले को अंजाम दिया गया। हमले के दौरान घायल हुए टीम के सदस्यों को कोलकाता के एक स्थानीय अस्पताल में स्थानांतरित किया गया, जहां उनका उपचार किया गया। ब्यूरो इनपुट्स के साथ प्रसेनजीत बख्शी, राजेश राज और शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज हुई घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। लेकिन आज जो घटना हुई उसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जिस मामले की जांच करने पहुंचा था वो था राशन घोटाला। आपके सामने रखते हैं और बताते हैं तथ्यों को कि ये राशन घोटाला आखिर है क्या। दरअसल जब ईडी ने जांच शुरू की तो उसके बाद जो सामने आई बात वो ये आई कि पीडीएस का यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का 30% राशन खुले बाजार में बिक रहा है, यानी वो मिलों से राशन की दुकानों तक नहीं सीधे बाजार तक जा रहा है। और इसकी वजह से ही 2020 से 22 तक हमने देखा कि कई केसेस दर्ज किए गए। और चूंकि ये मिल मालिकों और वितरकों की मिलीभगत से हो रहा था, कई वितरक भी ऐसे हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया। दरअसल जो राशन सप्लाई का पूरा मसला है, जो काम रहा है, इसको एनपीजी राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया, जिसके डायरेक्टर बकीबुर रहमान है। ये बकीबुर रहमान जिन्हें 2023 में ही अक्टूबर के महीने में गिरफ्तार किया गया था। ये बकीबुर रहमान, जिसके बारे में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ज्योतिप्रिय मलिक जो पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार में मंत्री रहे हैं, ये इनका बेहद करीबी है। यहां पे जब बकीबुर रहमान के यहां छापेमारी की गई तो उस छापेमारी में डायरी मिली जिसमें खरीद फरोख्त का पूरा विवरण दिया हुआ था। दरअसल इस डायरी में जो पेमेंट्स हुई हैं और वितरकों की जो जानकारी है उसको लेकर कई रजिस्टर्स और जो डायरी जब्त हुई उसमें सारा काला चिट्ठा सामने था। यहां तक कि पश्चिम बंगाल सरकार के अलग अलग विभागों के 100 से अधिक स्टैंप्स बरामद किए गए, जो दिखाता था कि प्रशासन की मिलीभगत से यह सब किया जा रहा था। लेकिन वहीं अक्टूबर में जाकर जब ज्योतिप्रिय मलिक के ठिकानों पर रेड की गई, ईडी ने छापेमारी की, तो उसके बाद 27 अक्टूबर को ज्योतिप्रिय मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। और 2011 से 2021 तक, हालांकि जिस समय गिरफ्तारी हुई वन मंत्री थे, लेकिन 2011 से 2021 10 साल तक उन्होंने खाद्य विभाग की ही जिम्मेदारी संभाली थी। और ये पूरा घोटाला उन्हीं की जिम्मेदारी उनकी बनती है, क्योंकि उन्हीं के पद, जब वो पद पर थे तभी ये घोटाला हुआ। लेकिन ये जो राशन घोटाला है, इसमें कानून के घेरे में टीएमसी के नेता लगातार आ रहे हैं। राशन घोटाला ये एक उदाहरण, जो सबसे ताजा उदाहरण है, लेकिन इसी में वन मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक गिरफ्तार किए गए। लेकिन अगर हम अन्य घोटालों की भी बात करें तो शिक्षक भर्ती घोटाला बहुत सुर्खियां बटोरी इससे, जिसमें मंत्री जो टीएमसी सरकार के मंत्री पार्थ बनर्जी को गिरफ्तार किया गया, जिन पर आरोप था कि उन्होंने नौकरी देने के बदले पैसे लिए। भ्रष्टाचार के आरोप की बात करें, भ्रष्टाचार के मामले में तो अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी के अखिल भारतीय महासचिव हैं, उनकी कंपनी को ही 7.5 करोड़ रुपए जब्त किए गए। और यही नहीं बल्कि 8 बैंक खाते भी इनकी कंपनी के बंद किए गए। ये जो कंपनी लिप्स एंड बाउंस है, इसके सीईओ हैं अभिषेक बनर्जी, और ये कंपनी भ्रष्टाचार में लिप्त पाई गई। प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाला, अभिषेक बनर्जी से इस मामले को लेकर कई दौर की पूछताछ हो चुकी है, मामला अभी जांच चल रही है। पशु तस्करी घोटाले की बात करें तो इसमें टीएमसी के नेता अनुव्रत मंडल गिरफ्तार हो चुके हैं। शारदा चिटफंड घोटाला, जिसमें बहुत से सामान्य जन का पैसा फंसा और बहुतों की जिंदगी खत्म हुई, ऐसे में शारदा चिट घोटाले को लेकर भी बात करें तो टीएमसी सांसद कुणाल घोष, श्री जॉय बोस, ये भी गिरफ्तार हुए हैं। ये कुछ एक मामले आपके सामने रखे, लेकिन फेहरिस्त बहुत लंबी है। और ये तमाम मामले जो ये दिखाते हैं कि भ्रष्टाचार और ईडी की कार्यवाही के आधार पर ही टीएमसी सरकार जो भ्रष्टाचार करती आ रही है वो सामने आया है, क्योंकि गिरफ्तारी कभी बिना सबूत और बिना प्रूफ किए नहीं होती है। इसीलिए आज जब ईडी पर हमला हुआ तो ये दिखाता है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई, लेकिन इसके पीछे क्या तस्वीर है जिसको छुपाना चाहती है टीएमसी सरकार। यही हमारी चर्चा का विषय आज, और हमारा आज का विशेष आपके सामने रखते हैं। हमारा आज का विशेष जो कहता है पश्चिम बंगाल, ईडी पर हमला, कानून व्यवस्था ध्वस्त। और ये ईडी पर जो हमला किया गया है ये बेहद गंभीर मामले के रूप में सामने है, क्योंकि ईडी विभिन्न राज्यों में जाकर छापेमारी करती है ताकि उन तथ्यों को सामने लेकर आया जाए जिसके आधार पर आरोपियों को पकड़ा जा सकता है। और इस वक्त चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी, टीएमसी के प्रवक्ता स्वयं प्रकाश पुरोहित और एडवोकेट कपिल मदन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत करते हैं। और सबसे पहले टीएमसी से शुरुआत करते हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, जाहिर है कि आज आपसे बहुत सवाल पूछे जा रहे होंगे, क्योंकि आज जो हुआ वो पहले कभी हुआ नहीं।
और ऐसे में जब ये बात की जाती है या तमाम दल इस बात को सामने उठाते हैं कि ईडी पर हमला कानून व्यवस्था की एक तस्वीर प्रस्तुत करता है, क्या यही है टीएमसी का खेला होबे? नहीं, टीएमसी का खेला होबे के साथ कैसे जोड़ रहे हैं? खेला होबे तो चुनाव का नारा है। खेला जी, तो लेकिन ममता बनर्जी जी नहीं, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आपने आरोप लगाए हैं, पिछले 7-8 मिनट से आप लगातार आरोप लगा रही हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी के अगेंस्ट के अंदर में खड़ी कर दिया आपने पश्चिम बंगाल की जनता को। मगर देखिए माहौल क्या है, क्रोनोलॉजी आप समझिए कि देश के गृह मंत्री आते हैं एक राज्य में, और जितनी बार आते हैं उनके आने के कुछ दिनों वो जाते हैं और पीछे से कुछ ना कुछ इस तरह के कुछ मतलब प्रोवोकेशन करके काम किया जाता है। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जिनकी जांच तो करेगी राज्य सरकार, छोड़ेगी नहीं उन लोगों को। मगर जो ईडी कन्विक्शन की बात करते हैं, ईडी वाले जो रेड करते हैं, अभी ये करेंगे, अभी और करेंगे। लोकसभा चुनाव है, इनका यही काम है कि ये ईडी लाएंगे। अभी कुछ दिन पहले हमारे शुभेंदु अधिकारी नेता का बयान सुनिए कि पश्चिम बंगाल में 30 तारीख के बाद में फलाना 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 एक्शन होने जा रहा है। अरे भाई, ईडी की कार्रवाई और शुभेंदु अधिकारी उसको चलाएंगे? ईडी की कार्रवाई को कौन चलाएगा? ईडी तो एक स्वतंत्र, मगर स्वतंत्र नहीं है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र सरकार के विपक्ष में थी यूपीए सरकार में, तब बोला जाता था सीबीआई ईडी केंद्र सरकार के पैरोट्स है, तोता है। तो आज तो उससे भी ज्यादा गई गुजरी स्थिति है। लेकिन स्वयं जी आप ये मानते हैं कि आज जो हुआ वो गलत था, और जिस तरीके से जब पश्चिम बंगाल की पुलिस से सहायता मांगी गई, मदद मांगी गई, वो तो फोन ही आंसर नहीं कर रहे थे। नहीं, क्या आपको लगता है कि गिरफ्तारी क्या आप ये मानते हैं कि आज जो हुआ वो गलत था? ट्रायल चल रहा है, मीडिया गलत। पहले ये बात का हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं आप स्वयं जी कि आज जो हुआ वो गलत था? क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट सकती है? नहीं, सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है। अगर ईडी किसी को गिरफ्तार करने आई तो उसको गिरफ्तार पुलिस के जरिए करके लेके गई है। आप ये बात समझिए कि किस ईडी पर हमला है हमारे आज का चर्चा। ईडी पर हमला, ईडी पर हमला किसने किया और ईडी किस पर हमला कर रही है, ये दोनों देखने की चीज है। जन आक्रोश जो हुआ, आज जो ये हुआ, ये जन आक्रोश की बात है। बच्चा बच्चा जानता है कि ईडी किस तरह से विपक्षी नेताओं के ऊपर में कार्रवाई कर रही है। ईडी की तरफ से जब ये कहा जाता है स्वयं जी, जब ईडी की तरफ से ये बात रखी जाती है कि पुलिस से बात करने का प्रयास किया गया, पुलिस ने बात करने से ही मना कर दिया। ईडी किसकी है? आप ईडी के बयान की बात कर रहे हैं। पुलिस तो आपकी है। पुलिस की नहीं, पुलिस की। देखिए, पुलिस किसकी नहीं, ईडी किसकी है मैं पूछ रहा हूं आपको। ईडी किसकी है? ईडी संवैधानिक संस्था है जो जाकर जांच कर रही है। नहीं है जिसको नहीं, अमित शाह रन कर रहे हैं। आप ये कह के अपनी जिम्मेदारी से आगे नहीं। चलिए ठीक, आप आरोप प्रत्यारोप पे जा रहे हैं, तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। धनंजय जी, यहाँ के गवर्नर उठपटांग बयानबाजी कर रहे हैं। यहाँ के जो गवर्नर है, जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का मखौल उड़ाया है। आज एक गवर्नर इस राज्य के बैठे हैं। आज देखिए, देश के अंदर में आप बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, मणिपुर चल रहा था, केंद्र सरकार का बयान नहीं आया। आज लोकसभा संसद के अंदर में लोग घुस गए, मगर चलिए आपने अपनी बात रखी। मैं धनंजय जी के पास जाना चाहूंगी, पहले उनकी प्रतिक्रिया, क्योंकि आप भी लगातार केंद्र सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। तो धनंजय जी, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? ठीक है, धनंजय जी की बात सुन लेते हैं, मैं वापस आऊंगी आपके पास। धनंजय जी। ममता जी, जिस तरह से मैंने बहुत ध्यान से सुना, स्वयं प्रकाश पुरोहित सुनने का भी कष्ट करें। देखिए, बंगाल की सरकार ने बाबा साहब के संविधान की बलि चढ़ा दी है। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की मर्सियां पढ़ दी गई है। बंगाल में जिस तरह से कत्लेआम और कत्लोगारत का माहौल बना हुआ है, जिस ढंग से, और सरकार मौन है और सरकार इसमें शामिल है। भाई, पार्थो घोष के यहाँ जो टीचर भर्ती घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला में जो करोड़ों करोड़ रुपए मिले, इस देश की आम आवाम की आंखें फटी की फटी रह गई। गरीबों की बात करने वाली, चप्पल पहनकर चलने वाली ममता दीदी के यहाँ उनके बेईमानों की, भ्रष्टों की, लुटेरों की के सरगना बनी हुई है दीदी को ये देखना चाहिए कि बंगाल का क्या हाल कर दिया। बंगाल दहल रहा है और दीदी चुप है। मौन यही बतलाता है निर्वाचित सरकारों का राजमहल की दीवारों का रिश्ता है हत्यारों से। ये जितने हत्याएं, लूट, कत्लेआम हो रही है और संविधान पे सीधा हमला हो रहा है। सीधा जो अधिकारी जो अपना काम कर रहे हैं, जो पूछ रहे थे ईडी किसकी, भारत सरकार की है। ईडी एक स्वतंत्र संस्था है और कह रहा है विपक्ष के। ईडी 100% भ्रष्ट नेताओं को, भ्रष्ट लोगों को, चाहे वो किसी ने भी पब्लिक मनी खाई है, पब्लिक का पैसा। और जब ईडी का अभी 95% आया है,
95% आया है। अभी ये कांग्रेस के समय की बात नहीं है, पिछले 9.5 साल में ईडी ने अभी पीसी करके बताया है जितनी चार्जशीट सबमिट की है 95% आया है। दूसरी बात, सूर्य प्रकाश जी अपने समय बोलिए प्लीज, सूर्य प्रकाश जी प्लीज। अरे दादा चौक पे ना, अपने टाइम पे बोलिए, अपने टाइम पे बोलिए, अपने टाइम पे बोलिए, अपने टाइम पे बोलिए। आपने लोकतंत्र संविधान की मर्यादा दूर की है जी, गलत बयान जी। देखिए बंगाल के, अभी आप दूसरे को छोड़ दीजिए ना, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और बंगाल के अध्यक्ष ने क्या कहा, ममता दीदी की किससे तुलना की है, और उन्होंने खुद कहा है कि बंगाल में जो हत्याएं, कत्लोगारत, लूटमार चल रही है, दीदी इसके लिए सीधे तौर पर उन्होंने जिम्मेदार कहा है। दीदी को उन्होंने कहा कि हिटलर का अवतार है। और बंगाल में संवैधानिक संस्थाओं की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई है और जिस तरह से घपले घोटालों का जो घटाटोप अंधेरा बंगाल में छाया हुआ है, और जो घुसपैठिए रोहिंग्याओं को जिस तरह से वहां पर रोहिंग्याओं को पालित पोषित किया जा रहा है, दीदी के द्वारा जो संरक्षण दिया जा रहा है, उस संरक्षण के द्वारा बंगाल को भद्र जनों का जो जगह बंगाल हुआ करता था, वो आज भ्रष्ट जनों का बंगाल हो गया है। आपके पास आऊं पहले, उससे पहले एडवोकेट कपिल मदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। कपिल जी, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? लगातार हम ये देखते हैं, क्योंकि एक आम जन के नजरिए से अगर हम समझने का प्रयास करें तो किसी भी संस्था के लोगों के ऊपर जो अपनी ड्यूटी करने गए हैं, उन पर इस तरीके से हमला होना, उनके लिए मदद ना किया जाना एक गंभीर मसला। लेकिन राजनीति के चश्मे से इसको देखना और आरोप प्रत्यारोप, यह हमें लगातार सामने देखने में आता है। एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इसको आप कैसे आंकते हैं? आपका म्यूट हुआ है, अनम्यूट कर लें। देखिए, मैं बहुत साफ शब्दों में बोलना चाहूंगा कि ये बहुत दुखद और बहुत त्रासद है। इस तरीके के इशू हमारे लॉ एंड ऑर्डर और जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पे जो भी प्रशासन है, ये प्रशासन के ऊपर भी ये दबा है। लेकिन मैं इनको दो पहलुओं से देखता हूं। एक पहलू तो ये है कि ईडी अपना वहां काम करने गई थी और किसी भी सरकारी जो अधिकारी हैं, जो भी जांच प्रणाली का वो हिस्सा है, जो भी उनको वहां पे कार्यरत, उनको वहां जाना पड़ रहा था, उनकी सुरक्षा ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगर उनके ऊपर अटैक हुआ तो इसकी जवाबदेही सरकार की है, वहां पे सरकार को जवाब देना चाहिए। और अगर इस तरीके की घटना हो जाती है तो ये सीधा सा प्रश्न उठता है कि लॉ एंड ऑर्डर का सरकार उसमें विफल रही है। लेकिन मैं इसी पहलू, एक और पहलू भी इसमें रखना चाहूंगा कि मणिपुर में भी तो जो हमारे सरकारी ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर अटैक हुए, पुलिस कॉन्वॉय पे अटैक हुए, वहां पे मणिपुर की सरकार है। तो यहां पे तो एक तरफ तो बीजेपी बहुत जोर से ये बोल रही है कि देखिए ममता जी की लॉ एंड ऑर्डर इशू है, ईडी ऑफिसर्स पे अटैक हुआ, वो बहुत त्रासद है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप क्या मणिपुर में जब हमारे जवानों पर अटैक हो रहे हैं, उनके कॉन्वॉयज पे अटैक हो रहे हैं, तो आप क्या ये दोहरे मापदंड, मुद्दे को आप बदलिए नहीं, मुद्दे को नहीं बदलने की जरूरत नहीं है। नहीं बदल रहा मैडम, मुद्दा ये है कि एक ऑफिसर अधिकारी अपने कार्यवत वहां पे गया और वहां के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है कि उन पर अटैक हो गया, आप उनको बचा नहीं पाए। तो आप मुझे एक बात बताइए ना, चाहे ये मणिपुर में हो, ये चाहे बंगाल में हो, आप मणिपुर का उदाहरण दे देकर पश्चिम बंगाल की घटना से ध्यान हटाने का प्रयास मत करिए। नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। तीनों मेहमानों के पास देख रहा हूं कि आप बड़े, एक खबर दिखाना चाहूंगी, बहुत अनईजी हो रही है, वापस आऊंगी बिकॉज़ देखिए वापस आ रही हूं मैं। एक मिनट, अपने दर्शकों को एक खबर बताना चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर आज हमला जो किया गया, उसके बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कोलकाता में अस्पताल में जाकर घायल अधिकारियों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। राज्यपाल ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। तो आज जो ईडी के अधिकारियों पर हमला किया गया, उसके बाद राज्यपाल अस्पताल गए, उनका हालचाल जाना, और जैसा हम जानते हैं कि हर ओर से इस घटना की निंदा की जा रही है। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आप कुछ बात कहना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक ये भी सवाल जानना चाहूंगी, क्योंकि ये बात बीजेपी ने आज उठाई, वो अलग बात है, लेकिन इस बात को पहले भी महसूस किया जाता रहा है कि जो रोहिंग्या हैं या जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उनकी वजह से कानून व्यवस्था पर प्रहार हो रहा है
और टीएमसी उन्हें बचाती नजर आ रही है। क्या कहेंगे इस आरोप पर? आप मुझे एक बात बताइए, आपने जो आरोप लगाया रोहिंग्या, तो देश के अंदर में गृह मंत्रालय और जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ये सब किसके हाथ में है? गृह मंत्रालय के हाथ में। अगर बाहरी कोई लोग आ रहे हैं, आपको लगता है कि बांग्लादेश से लोग आकर के आज उन्होंने रोक दिया क्या इस प्रोग्राम को? पर राज्य की कानून व्यवस्था तो राज्य सरकार के हाथ नहीं, राज्य की एकदम है। आज उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, कहीं भी कोई गलत काम होता है उसका, आज रोड में अगर कोई गाड़ी चला, कोई चाहता है कि उसका एक्सीडेंट हो? कोई नहीं चाहता कि उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो। एक्सीडेंट कोई नहीं चाहता है। उसके बावजूद अगर इस तरह का दुष्कर्म हुआ है तो उसका काम राज्य सरकार कर रही है। सक्षम है राज्य सरकार अपने कार्रवाई करने के लिए। देखिए, पूरे देश के अंदर में ये जो पश्चिम बंगाल को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है, इस नेतृत्व को, ये एक महत्वाकांक्षी कुछ लोग बैठे हैं दिल्ली के अंदर में, कुछ लोग बैठे हैं पश्चिम बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, और उनको हर आदमी की महत्वाकांक्षा हो सकती है, चाहे वो अधीर रंजन चौधरी हो, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो। मगर यहाँ के देखिए, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था कि पूरे देश के अंदर में इसके अगेंस्ट एक मीडिया ट्रायल चलाया जाए। मगर क्या हुआ, देखिए, बीएचयू के अंदर में नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। इस तरह का एक बदनाम करने के लिए, देखिए, ये हुआ, राज्य सरकार अपना काम कर रही है। आपको लगता है कि बदनाम करने के लिए काम हुआ है? नहीं, एकदम प्रोवोकेशन कर करके, देखिए, इसमें साजिश है। साजिश के तहत क्या उन 200 लोगों को प्रोवोक कर रहे थे? वो तो अपनी जांच करने उनके घर भीड़ में 200 या 250 या 1000 लोग नहीं पता चलते। तो आप ये भीड़ है कि अगर भीड़ को गांव में, अपनी जिम्मेदारी में भी गांव में जाइए, किसी भी गांव में जाइए, वहां पे अगर एक जानवर को भी, एक मुर्गी के बच्चे को भी मार देंगे ना, तो लोगों का झुंड आ जाता है। आप चीज को समझिए। किसी भी गांव में जाइए, हिंदुस्तान नहीं, विश्व के किसी भी गांव में जाइए, तो अगर वहां के अधिकारी ने कुछ वहां पे कुछ किया है और ग्रामीण लोग अगर एक हो गए हैं, प्रोवोकेशन किया गया, उसके अगेंस्ट में जन आक्रोश हुआ, उसके लिए आप सीधा सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं। किस तरह की मानसिकता के लोग बैठे हैं? रेलवे से लोग, लाखों लोग मर जाते हैं, सैकड़ों लोग मर जाते हैं, ये इस्तीफा नहीं देंगे। मणिपुर जलेगा, ये इस्तीफा नहीं देंगे। लोकसभा के धनंजय जी, आपका जवाब चाहूंगी इस पर। स्वयं प्रकाश जी, आपने अपनी बात रखी। धनंजय जी, आपका जवाब। दो बातें हैं और दोनों का जवाब दे देता हूं। राजनीतिक विश्लेषक सह कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बात कही, उन्होंने एक लाइन में तो कंपेयर किया कि मणिपुर और बंगाल की स्थिति बिल्कुल एक जैसी है। अब आप समझ लीजिए कि बंगाल की क्या स्थिति है। इसी से उनकी बातों से आप अंदाजा लगा लीजिए कि बंगाल किस स्थिति में पहुंचा हुआ। ये उनका पार्लियामेंट में जो हुआ था उस पर पाला मत फेंकिए। अभी बंगाल में सरकार ने पाला फेंक दिया। एक बार सुन लेते हैं जी, आपने बोला किसी ने नहीं पाला मत बदलिए, उनकी बात भी सुन लीजिए। पाला मत बदलिए, अभी उसी पाला पर रहिए। दूसरी बात, बंगाल में सवाल उठता है, आप लोग बदलते हैं, सुन लीजिए उनकी बात। दादा प्लीज, आपको बोलने नहीं दूंगा मैं, और आपसे ज्यादा मेरी आवाज तेज है। धनंजय जी, अपनी बात रखिए। अच्छा, आवाज तेज है। धनंजय जी, आप अपनी बात रखिए। आप टीवी चैनल में, आप टीवी चैनल में धमकी दे रहे हैं। आप कर रहे हैं, मैं धनंजय जी, आप अपनी बात रखिए। अपने समय में बोल रहा हूं, मैं अपने समय में बोल रहा हूं और आपसे भी अपेक्षा कर रहा हूं कि अपने समय में बोलिए। प्लीज स्पीकर। आपके कपड़े फटे हुए तो कितना सिलिएगा? आपने बंगाल को बर्बाद किया, भद्र पुरुषों का आपने तबाह कर दिया। आप लोग आज सुनने के लिए नहीं तैयार है, और जो टीवी पर दिखाया जा रहा है, जिसे देख करके देश की जनता के आगे फटी रह जाएगी, उस पर कितना पैमत लगाइएगा, कितना छुपाइएगा उसको? और आप जो कह रहे थे, सुन लो, सुनने का धीरज रखिए दादा, सुनने का धीरज रखिए दादा। सुनिए धीरज रखिए, सुनिए। आज बंगाल में इस देश के माओ के बच्चे जो अलग अलग सरकारी अधिकारी हैं, जो इस देश के भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं, जो कानून व्यवस्था को बहाल करना चाहते हैं, उस तमाम स्ट्रक्चर पर चलिए मैं कपिल जी के पास आना चाहूंगी। बोलिए ना, बीएचयू पे बोलिए ना। एक मिनट, यूं तो बहुत से मुद्दे हैं स्वयं जी, आप अपनी तरफ से उठाएंगे, वो अपनी तरफ से उठाएंगे। चर्चा इस तरह से नहीं हो सकती ना ममता जी। स्वयं प्रकाश पुरोहित ने यह मान लिया कि बंगाल पर उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। बंगाल पर बोलिएगा वो आपको टोकेंगे। कहना चाहते हैं कि बंगाल छोड़कर और सब जगह बात कीजिए, क्योंकि बंगाल को तो हमने बर्बाद कर ही दिया है। बंगाल में कुछ बचा नहीं है। चलिए धनंजय जी, यहाँ पे आपको भी रोकना चाहूंगी। कपिल जी, मैं आपसे संक्षेप में एक जवाब चाहूंगी। जिस वक्त ऐसे कोई भी घटना होती है, जवाब हर तरीके से आती है, प्रतिक्रिया हर तरीके से आती है, लेकिन टीएमसी और कांग्रेस जो हाथ मिलाकर चलना चाहते हैं, लेकिन यहां पर कांग्रेस के अधीर रंजन और कांग्रेस की ओर से ही प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है। अधीर रंजन ने तो तानाशाह भी कहा है ममता बनर्जी को। क्या यही राजनीति है जो टीएमसी और कांग्रेस आगे बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, ये मेरी समझ के अंदर ये एक
प्रिंसिपल इस तरीके का दिखता है कि गलत को गलत बोलना ही सही राजनीति है। अपनी मर्जी के हिसाब से गलत को साथ में छोड़ लेना, जैसे अभी हमने देखा महाराष्ट्र में अजीत पवार जी को बोलते थे कि ये करप्ट है, जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, फिर उनके साथ सुबह 5 बजे जाके सरकार बना ली, फिर उनके साथ फिर से उनको अभी महाराष्ट्र सरकार में जोड़ लिया। तो देखिए, गलत को गलत कहना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके अलायंस, अगर आप लार्जर अलायंस में हो तो लार्जर अलायंस एक आपका पर्पस, वो नेशनल पर्पस है कि आप जनरल इलेक्शन में आपका क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा और वो किस तहत से आप किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ोगे। लेकिन इसको तो अवसरवादिता कहते हैं ना कपिल जी, ये तो अवसरवादिता हुई ना, स्पष्ट रूप से अवसरवादिता हुई ना, कि राज्य में हम आप दोनों आपके खिलाफ हैं, लेकिन केंद्र में बीजेपी को हटाना है तो इसलिए हम आपके साथ हैं। आपस में तकरार, लेकिन फिर भी राज्य में इस तरीके से लोकतंत्र की बात आए तो केंद्र सरकार मैडम, आपको क्या लगता है कि बीजेपी के अंदर मतभेद नहीं है? अभी आप देखिए सुब्रमण्यम बीजेपी अभी भी बीजेपी में है वो, मुझे मेरी जानकारी जहां तक उनको बीजेपी से निष्कासित नहीं किया गया है, लेकिन वो चाइना पे सवाल पूछते हैं, इकोनॉमी पे सवाल पूछते हैं। कांग्रेस आज एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ है राज्य में। वो बात और है कि सीटों को लेकर विवाद चल रहा है। अगर कोई मुद्दा ऐसा है मैडम जिसको गलत बोलना चाहिए तो उसको गलत बोलना चाहिए। अगर कोई बंदा अलायंस में है साथ में, और अगर कोई अलायंस पार्टनर कोई ऐसा काम करेगा जिसकी जवाबदेही अलायंस पार्टनर को देनी पड़ेगी, तो अगर उससे उस मुद्दे पर अगर सवाल पूछा जाए तो ये तो पारदर्शिता दिखती है। इससे तो सिर्फ कहेंगे या कुछ करेंगे भी? मेरे नजर में तो ये इससे पारदर्शिता दिख रही है कि आप गलत को गलत बोल रहे हो। चलिए, राज्य में गलत को गलत बोलना ठीक है, लेकिन केंद्र की जब बात आएगी, गठबंधन की जब बात आएगी, तो गठबंधन में भाई हम अगर कोई गलत करेगा तो उसको गलत को गलत बोलना चाहिए। पर इससे तो लोगों को कॉन्फिडेंस, इसमें तो लोगों को कॉन्फिडेंस ये दिखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपका नेता या आपके अलायंस पार्टनर है, अगर कोई वो गलती कर रहा है तो आप उसको छुपाओगे या आप उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करोगे। जैसे बीजेपी में हम देखते हैं कि जब वो ऑपोजिशन लीडर तो इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि गलत जहां दिख रहा है, जहां अपने पर्पस हल होते हैं, वहां हम गलत पे आवाज उठाते हैं, लेकिन जहां हमारा पर्पस वहां नहीं हल होता वहां हम विरोध में खड़े हो जाते हैं। चलिए, ये जनता देख रही है, जनता देख रही है इस बात को। दरअसल ये कमजोर पहलू भी दिखाता है आपके इंडी गठबंधन का, और इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। लेकिन आपने जो बात कही उसको जनता आंकेगी कहां तक सही कहां तक गलत। लेकिन फिलहाल वक्त इतना ही है। सभी मेहमानों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात स्पष्ट है इस चर्चा के बाद कि पश्चिम बंगाल